नमस्कार दोस्तों। एक अच्छी सी क्लास लेके मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हमारा मार्क्स का वर्ग संघर्ष का दूसरा पार्ट है। भाग वन आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम डिस्कशन की ओर। मार्क्स ने जो है वर्ग संघर्ष की जो ये अवधारणा है ऑगस्टीन थोरे से ली थी, ठीक है। लेकिन इनका विश्लेषण मार्क्स ने ही किया था। जो ऑगस्ट थोरे थे, इन्होंने अवधारणा तो दे दी थी, लेकिन इसका विश्लेषण जो है पूरी तरीके से मार्क्स ने ही किया था। मार्क्स के अनुसार इतिहास के प्रत्येक युग में समाज में हमेशा दो विरोधी गुट रहे हैं, शोषक और शोषित वर्ग, और यह हमेशा से संघर्षरत रहे हैं। यहाँ पर मार्क्स कह रहे हैं कि आप इतिहास में चले जाएं तो कोई भी युग हो, हर एक युग में दो अपोजिट वर्ग रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से दो अपोजिट वर्ग रहे हैं जो अपने अपने हितों को लेकर हमेशा टकराते रहे हैं, ठीक है। मार्क्स के अनुसार इनके संघर्ष से ही प्रक्रिया चलती है और जिसमें एक युग की समाप्ति होती है और दूसरा युग प्रारंभ होता है। वे कहते हैं कि जब ये दो वर्ग लड़ते हैं तो एक नई व्यवस्था का जन्म होता है, ठीक है, और एक जो पुरानी व्यवस्था होती है उसकी समाप्ति होती है। तो इस तरीके से नया युग प्रारंभ होता है। और ये जो संघर्ष है वो संघर्ष हमेशा चलता रहता है। यहाँ पर आपको ना हीगेल के जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है उसका झलक देखने को मिलेगा, जो मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में प्रस्तुत किया है। वाद, प्रतिवाद, ठीक है, फिर संवाद। तो वाद जो होता है प्रतिवाद बनता है, प्रतिवाद जो होता है संवाद बनता है, संवाद से फिर वाद बनता है। तो इस तरीके की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मार्क्स कहते हैं कि जो संघर्ष ये लगातार हर युग में चल रहा है ना, उसका मेन जो कारण है, जो मुख्य लक्ष्य है, वह है उत्पादन के साधन और उन पर स्वामित्व। वो कहते हैं कि जब तक उत्पादन के साधनों पर कुछ सीमित व्यक्तियों का हाथ रहेगा, उनका कब्जा रहेगा, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। वो कहते हैं कि जब शोषक वर्ग जो है वो शोषक नीति जब असहनीय हो जाती है, जब शोषित वर्ग को लगता है कि ये नीति हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, तब जो संघर्ष जो है वो, यानी जो क्रांति है, वो स्पष्ट हो जाती है। मार्क्स ने अपनी जो प्रसिद्ध उनकी कृति है कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। यानी अभिजात वर्ग कौन वर्ग होते हैं? जो जिनको आप एलीट वर्ग भी कह सकते हैं, जो हमेशा से सत्ता पर काबिज होते हैं। तो इतिहास जो है वो एलीट वर्ग का क्या है? कब्रागाह। मतलब बहुत सारे एलीट की कब्रों जो है इतिहास में देखने को मिलेगी, है ना। किस वजह से? क्योंकि जब ये शोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो जो शोषित वर्ग है उसे लगता है कि हमें क्रांति करनी चाहिए, तो क्रांति होती है और नए युग की स्थापना होती है। मार्क्स पहले नहीं थे जिन्होंने वर्ग संघर्ष का उल्लेख किया था, लेकिन वर्ग संघर्ष के संदर्भ में मार्क्स ने 3 नई बातें जोड़ी थी। पहले थी विभिन्न वर्गों का अस्तित्व जो है उत्पादन के विकास के किसी ऐतिहासिक क्रम विशेष के साथ ही जुड़ा हुआ होता है। दूसरा था वर्ग संघर्ष का जो चरमोत्कर्ष है आवश्यक रूप से सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद होता है। अधिनायकवाद की यह अवस्था अपने आप में सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्ग विहीन समाज की ओर संक्रमण करने की एक अवस्था है, ठीक है। मार्क्स की वर्ग संघर्ष अवधारणा अपने आप में इंग्लैंड की परिस्थितियों पर आधारित है, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी, और जहाँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले होगी, जाहिर सी बात है वहाँ पर कारखानों की स्थापना सबसे पहले होगी। कारखानों की स्थापना सबसे पहले होगी तो जाहिर सी बात है कि मजदूरों का जो ज़रूरत है सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगी। जब मजदूरों की ज़रूरत होगी तो मजदूर अपनी खेती का काम छोड़ के, जहाँ पे उत्पादन उतना अच्छा नहीं होता था, तो वो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आएंगे।
जब वो फैक्ट्री में काम करने के लिए आएंगे, कुछ टाइम बाद पूंजीपति वर्ग क्या करेंगे कि अपने टर्म और कंडीशन पर उनसे काम लेंगे, 18-18 घंटे काम करवाएंगे, उनका शोषण होगा और अंततः मजदूर वर्ग मिलकर क्रांति करेंगे, जिससे इस व्यवस्था का मिट्टी में मिला दिया जाएगा। तो ये कहते हैं मार्क्स। देखिए नीचे कह रहे हैं कि इंग्लैंड में चल रही शोषण के खेल को मार्क्स ने साम्यवाद का पक्ष लिया। वो कहते थे कि जो खेल चल रहा है वो खेल सिर्फ एक चीज़ से मिट सकता है, वो है साम्यवाद। साम्यवाद अगर पूछे कोई कि साम्यवाद क्या है, तो साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के सभी उत्पादन की शक्तियों पर जो राज्य का कब्जा रहता है। यहाँ पर ना कोई अमीर होता है ना गरीब होता है, यहाँ पे सब कोई बराबर होते हैं। ठीक है। अब है पूंजीवादी युग में संघर्ष की तीव्रता। आधुनिक समाज की उत्पत्ति समाजवादी समाज की विध्वंस पर हुई। कहते हैं कि आधुनिक समाज की जो उत्पत्ति है वो समाजवादी समाज की विध्वंस पर हुई। इस युग में संघर्ष बहुत अधिक और तीव्र हुआ। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी समाज में दो वर्ग, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, यह दोनों वर्गों की एक समान आवश्यकता है। क्योंकि पूंजीवादी समाज कैसे काम करता है? पूंजीवादी समाज ऐसे काम करता है कि मान लो कि एक व्यक्ति के पास फैक्ट्री है, ठीक है, ये उसकी फैक्ट्री है, यहाँ पर उसकी मशीनें हैं, है ना। अब ये व्यक्ति जो है ये मजदूर हैं, है ना। मजदूरों को ज़रूरत है काम की, वो जाएंगे कहाँ? फैक्ट्री में। फैक्ट्री मालिकों को ज़रूरत है मजदूरों की, वो किसके पास जाएंगे? तो मजदूरों को। तो यहाँ के जो इनके संबंध होते हैं ना, वो आपस में इंटरलिंक होते हैं। ना मजदूरों के बिना फैक्ट्री चलेगी, ना फैक्ट्री के बिना मजदूर रह पाएंगे वहाँ। लेकिन अंततः श्रमिकों की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो जाती है और फिर संघर्ष होगा और फिर साम्यवाद की स्थापना होगी। अगर मार्क्सवाद की आप आलोचना कर सकते हैं तो वो इसी पॉइंट पे आप कर सकते हैं जब वो कहते हैं कि अंत में सब कुछ समाप्त हो जाएगा और साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। साम्यवाद की स्थापना इसलिए भी नहीं हो सकती, जहाँ तक मेरा मानना है वो ये है कि ये कहते हैं कि सब लोग समान होने चाहिए, सब लोगों को समान रूप से समान पैसे या जो भी उनके काम है उनको समान रूप से सब पैसे सबको दिए जाने चाहिए। तो अगर कोई बंदा जो कोई बहुत कठिन काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसे थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। अगर कोई बंदा थोड़ा सरल काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको पैसे थोड़े कम मिलने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसलिए भी साम्यवाद की आलोचना आप इस आधार पर कर सकते हैं कि साम्यवाद जो है वो क्यों स्वप्नलोकी है। मार्क्स के अनुसार चूंकि पूंजीवाद में संघर्ष के बीज अंतर्निहित होते हैं और इसलिए जब शोषण और वर्ग संघर्ष की चेतना चरम पर पहुंचेगी तब श्रमिक वर्ग के लिए वर्ग, ये इम्पोर्टेंट है, श्रमिक वर्ग जो है वर्ग के लिए वर्ग के रूप में संगठित होगा और संघर्ष करके साम्यवाद की स्थापना करेगा। ठीक है। अब देखते हैं कि पूंजीवाद के विनाश के क्या कारण हो सकते हैं। एक है व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन, यानी उत्पादन जो होता है, जो पूंजीपति होता है अपने लाभ के लिए करता है, वो चाहता है कितना ज़्यादा उत्पादन हो, कितना ज़्यादा उसे मार्केट में बेच के लाभ कमाए। ठीक है। विशाल उत्पादन यानी बहुत ज़्यादा उत्पादन जो यहाँ पर था। एकाधिकार में पूंजी का संचय, यहाँ पर पूंजीपति जो होता है पूंजी का संचय करता है बहुत अधिक। आर्थिक संकट और श्रमिकों के कष्ट में वृद्धि। धीरे धीरे क्या होता है कि जब चीज़ों को आप कहीं पे स्टोर करके रखने लगते हैं तो मार्केट में जब चीज़ें नहीं आती हैं तो उनका दाम बढ़ने लगता है। उनका जब दाम बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा किस वर्ग को दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है श्रमिक वर्ग को। ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति द्वारा हड़प लिया जाता है, यानी अगर कभी महंगाई बढ़ी तो पूंजीपति वर्ग क्या करता है कि वो उसी टाइम पे जो मजदूर हैं उनके पैसे नहीं बढ़ाता है, वो कुछ टाइम बाद बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ठीक है। उसके बाद यांत्रिकरण, यानी धीरे धीरे मशीनें जो हैं वो इंसानों का स्थान ले रही हैं। श्रमिक एकता का उदय और वर्ग चेतना का विकास। वर्ग चेतना
वर्ग चेतना क्या है? जब श्रमिक के लिए श्रमिक जो है इकट्ठा होगा तो वर्ग चेतना उसे मार्क्स ने कहा है। आंदोलन का इंटरनेशनल होना यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी मजदूरों का एक हो जाना। तो ये सारे कारण बताते हैं पूंजीवाद के खत्म होने का। वर्ग सिद्धांत की आलोचना आप किस आधार पर कर सकते हैं? एक हार्डे हैं चिंतक, हार्डे ने कहा है कि मार्क्स ने सामाजिक तनाव के अलावा सामाजिक सहयोग को नहीं बताया है। जरूरी नहीं है कि सभी समाजों में सामाजिक तनाव ही हो, कुछ समाज सहयोग पर भी आधारित हो सकते हैं। आप गांव में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर जो समाज है सहयोग पर चलता है। वर्ग संघर्ष का मात्र आधार आर्थिक आधार बताया है और आधारों की अवहेलना की है। सिर्फ दो वर्गों के अस्तित्व को बताया है, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग, और कुछ किसी के बारे में नहीं बताया। इनकी भविष्यवाणी जो है वो सही नहीं है। अगर हम चीन के क्रांति और रूस की क्रांति को देखें तो उसके बाद साम्यवाद की स्थापना होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। साम्यवाद जो है वो स्वप्नलोकी है। अब इसका हम निष्कर्ष और मूल्यांकन देख लेते हैं। यह सही है कि यह सिद्धांत संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का केंद्रीय आधार मानता है और अन्य पक्ष की अवहेलना करता है, किंतु साथ में यह भी सही है कि यह सिद्धांत समाज को सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है और साथ ही सामाजिक व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष को दूर करके एक समता-मूलक समाज की दिशा में सामाजिक परिवर्तन हेतु अभिप्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब इसके देखते हैं प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता क्या है। पहले हम प्रासंगिकता देखते हैं तो यूरोपीय और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में आज भी आर्थिक आधार पर संघर्षों में वृद्धि हो रही है, तो यानी कहीं ना कहीं मार्क्स की बात सही थी। नक्सलवाद का जो जड़ है वो आर्थिक पिछड़ापन है, यानी जिस क्रांति की बात मार्क्स कहते थे मजदूर वर्ग करेगा, वो शायद नक्सलवादी है। हस्तक्षेप की नीति ने श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा दिया है। मार्क्स हमेशा से कहते थे तो राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए आर्थिक रूप से, लेकिन अब बहुत सारे देश ऐसा नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ मार्केट पर छोड़ दिया जाए, तो इससे जो होता है श्रमिकों के शोषण को बढ़ावा मिलता है। अप्रासंगिकता देखते हैं, इसमें है कि यह वर्तमान समाज पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान समाज सहयोग पर आधारित है। जैसा कि मैंने कहा कि मजदूर और पूंजीपति का आपस में जो हित है वो इंटरलिंक है। इस सिद्धांत के अनुसार वर्ग संघर्ष का कारण आर्थिक और जबकि वर्तमान में सत्ता संबंधों पर आधारित है। हाँ, जैसे कि मार्क्स ने कहा था कि ये संबंध जो है आर्थिक आधार पर होता है संघर्ष, लेकिन आज का संघर्ष जो है सत्ता संबंधों पर है। सत्ता संबंध कैसे? जो सत्ता पर काबिज होगा वो चीज़ें अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें लागू करता है। जो ये कभी ऐसा हो सकता है कि एक विशेष समाज या एक ऐसा समाज जो उस पॉलिसी से डिसएग्री करता है, वो आंदोलन करता है, वो तोड़ फोड़ करता है, आगजनी करता है। तो यहाँ पर जो है कारण आर्थिक ही नहीं, कारण राजनीतिक भी है। ठीक है। उसके बाद है यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का आधार आर्थिक कारकों को मानता है, जबकि वर्तमान में यह विज्ञानवाद ये कहते थे कि जो सामाजिक परिवर्तन यानी एक युग से दूसरे युग में जाने का कारण, परिवर्तन का कारण आर्थिक होता है। लेकिन आज विज्ञानवाद ने इतना विकास कर लिया है, लोगों की इतनी स्वतंत्रता मिल चुकी है, धर्मनिरपेक्षता इतनी ज़्यादा है कि जो समाज का जो परिवर्तन है वो ऐसे भी कई और दिशाओं में भी हो रहा है। जरूरी नहीं है कि उसका आधार सिर्फ राजनीतिक हो। ठीक है। साम्यवादी क्रांति वर्गविहीन समाज बनाएगी, लेकिन सोवियत संघ, चीन जैसे देशों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यवहारिक अनुभव के आधार पर मार्क्स ने गलत चीज़ें मार्क्स की यहाँ पर लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमारा ये डिस्कशन यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे अनुरोध है कि आप ज़रूर करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, ताकि ये उनकी भी मदद होगी जो यूपीएससी की तैयारी चालू करना चाहते हैं। अगर कोई छात्र, कोई एस्पिरेंट आना चाहता है यूपीएससी की तैयारी करने, तो अगर उसको कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो मुझे मैसेज करें, तो मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा आपको कैसे क्या करना है। कोचिंग अगर आपको करनी है तो आप पहले अपने खुद को देखिए कि कोचिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आप खुद से चीज़ें समझ सकते हैं तो कोचिंग ज़रूरत आपको नहीं, 2-3 लाख रुपए देने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी तैयारी कर सकते हैं, और बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी से चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया और बाद में वो सक्सेस हुए। तो एक बार मुझे ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर कमेंट करें, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चीज़ों को करना है। आपको दिल्ली आना है कि नहीं आना है, आपको घर से तैयारी रह के करनी है,
ये सारी चीज़ें हैं। चलिए कल मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।